तो मैं आपको मिलवा रही हूँ डॉक्टर अतहर मुनीरुद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये आप सुनते होंगे ना, मेरी कमर में चुक आ गई, है ना? और ये बहुत कॉमन है। और ये भी होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि लंबे लोगों की कमर लोअर बैक पेन होता है ना? तो पहले तो मुझे आप कुछ बता रहे थे मुझे ऑफ एयर कि आप पाकिस्तान में सिर्फ 2 हैं, किस नौयत की सर्जरी करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। देखिए, अब मैं ऑर्थोपेडिक स्पाइनल सर्जन हूँ। डुअल ट्रिपल ट्रेन सर्जरी का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बहुत रेयर है। वर्ल्ड वाइड ऐसा होता है कि अगर आप अपने आप को स्पाइनल सर्जन प्रोक्लेम करते हैं या न्यूरो सर्जन प्रोक्लेम करते हैं, तो उसके लिए आपको पहले ऑर्थोपेडिक सर्जरी की ट्रेनिंग करनी होती है अगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और उसके बाद आपको डुअल ट्रेन होना होता है न्यूरो सर्जन्स के साथ। तो जैसे मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन था तो मैंने 5-6 साल ऑर्थोपेडिक सर्जरी की ट्रेनिंग की, और उसके बाद 3 से 4 साल न्यूरो सर्जरी की ट्रेनिंग की। अच्छा। और उससे पहले बेसिक सर्जिकल ट्रेनिंग जो 3 से 4 साल थी वो हुई। तो इन ऑल टोटलिटी आप 11-12 साल ट्रेन होते हैं। हमारा ट्रेनिंग सिस्टम 4 से 5 साल का है, और उसके अंदर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन तो ऑब्वियसली बन सकते हैं और न्यूरो सर्जन बन सकते हैं, मगर आप क्रॉस ट्रेन नहीं हो सकते हैं। तो ये क्रॉस ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट वेस्ट में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, और जो वेस्टर्न फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसके अंदर है, मगर पाकिस्तान में नहीं है। तो इस वजह से पाकिस्तान में अब ये कहना कि नहीं है, इट्स अनफेयर। जब ट्रेनिंग सिस्टम ही नहीं है तो ऑब्वियसली एक ख़ास किस्म की ब्रीड होगी ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात है। तो अब आते हैं हम अपने आज के मौजू की तरफ कि लो बैक पेन, जिसे आमतौर पे कहते हैं कि जी मेरे कमर में दर्द है। अच्छा, कमर सिर्फ लो बैक को ही कहेंगे? हाँ, लोअर बैक को ही कमर कहते हैं। लो बैक पेन बहुत ज़्यादा प्रिवलेंस है। देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वर्क रिलेटेड ऑफ होता है, या जिसे आप ऑफ सिक कहते हैं, वो लो बैक से होता है। अच्छा, और इसका पाकिस्तान में तो डेटा नहीं है, मगर वर्ल्ड वाइड डेटा पड़ा हुआ है। तो WHO का डेटा है कि एक आदमी, और बल्कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के जो लोग हैं, उनको अपनी लाइफ टाइम में 80% to 70% कभी ना कभी कमर में दर्द होता ही होता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऑफ सिक होती है वो नज़ले से भी पहले, यानी कि कॉमन फ्लू से, वो कमर के दर्द की होती है। क्या बात है। तो इसका मतलब है कि अगर हर कोई कंप्लेन करे तो वो सच है। तो वो सच है। नहीं, ऑफ कोर्स वो सच है। और मौसम की मुनासिबत से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसकी वजह से आपको कमर में चुक आती है, वो बैक स्पैज़म होता है। तो इट्स अ वेरी बिनाइंग थिंग, यानी कि इसका ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आती हैं और चली जाती हैं। या मतलब जैसे आप कह रही हैं कि झुके और झुके ही रह गए, तो इसका मतलब है आपकी बैक स्पैज़म में चली गई। मोस्ट लाइकली यही होता है। एंड इट इज़ मस्कुलर। एंड इट इज़ ऑल मस्कुलर। क्योंकि होता क्या है कि ऑब्वियसली जो भी लोग होते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पोस्चर का ख्याल नहीं रखते हैं, आप अपने कमर के मसल्स की रिकंडीशनिंग नहीं करते हैं, आप 40-50-60 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक या कोई हेल्दी एक्टिविटी रोज़ाना नहीं करते हैं, तो आपके मसल एक स्पेशल पोस्चर में होते हैं, या मतलब एक रिलैक्स, जैसे आप रिलैक्स रहते हैं, वो ढीले होते हैं। आप उनको ज़रा सा स्ट्रेन करते हैं और वो स्पैज़म में चले जाते हैं, और वो एहतजाज करते हैं। सही सही। अच्छा, लंबेगो इसी को कहा जाता है? नहीं, लंबेगो जो है वो डिस्क प्रोलैप्स को कहा जाता है। तो बैक स्पैज़म तो मैंने आपको बता दिया कि वो चुक है, वो ठीक हो जाएगी, जो ठीक हो जाती है। इसी तरह से डिस्क प्रोलैप्स भी इसी तरह के पोस्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम से होता है। वो मल्टीफैक्टोरियल होता है। अच्छा, उसके अंदर कोई एक आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि जी इस वजह से हो गया या उस वजह से हो गया। उसमें आपका थोड़ा सा वेट काउंट करता है, थोड़ी सी हाइट काउंट करती है, थोड़ी सी बॉडी टाइप काउंट करती है, थोड़ी सी लेवल ऑफ एक्टिविटी काउंट करती है, थोड़ी सी बैड लक भी होती है कि आपकी डिस्क प्रोलैप्स हो गई। अगेन ये भी 90% ऑफ टाइम खुद ही से ठीक हो जाता है। सेल्फ लिमिटिंग कंडीशंस हैं। ये मिथ होता है कि जी कमर का दर्द है, डॉक्टर के पास जाएंगे, जिंदगी भर रहेगा। हाँ, क्योंकि वो अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन कर देते हैं कि ये जिंदगी भर रहेगा। अगर आप जैसे लोग उनके ब्रेन को रिकंडीशन करते हैं, और दिस इज व्हाट आई टेल पीपल के ब्रेन तो मासूम सी चीज है, जस्ट रीवायर इट एंड यू विल बी फाइन। हाँ, ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह है। तो वो लोग कहते हैं ना कि हमें इंजेक्शन लगाया हम ठीक हो गए, वो बिल्कुल ऐसे ही है। वो प्लेसिबो भी है, और दूसरा उसमें वो इंजेक्शन जो है, अगर वो राइट जगह पे लगाया जाए, एक्सपर्ट हैंड में लगाए, तो आप उसको क्या करते हैं कि आप एक तरह से जैसे कंप्यूटर अटक जाते हैं ना, जैसे आपने कहा कि उसको रीवायर कर देते हैं, उसी तरह से आप उस नर्व को आप रीबूट कर देते हैं। तो आप उसके अंदर लोकल एनेस्थेटिक और थोड़ी सी मेडिसिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि वो नर्व थोड़ी देर के लिए सो जाती है, और जब वो सो के उठती है तो उसको लगता है कि ये मेरी अपनी जगह है।
और वो डिस्क प्रोलैप्स से इतनी बॉदर नहीं हो रही होती है। अच्छा, तो ये 100% क्योर नहीं होता? ये क्योर बॉडी टाइम से कर लेती है, आप पेन सेटल कर देते हैं, उसके बाद जो प्रोलैप्स जिसका पार्ट होता है वो बॉडी में खुद ही से डिहाइड्रेट होता चला जाता है। जैसे कोई भी फॉरेन बॉडी वो उसको एज अ फॉरेन बॉडी ट्रीट करती है और उसको डिहाइड्रेट करके ख़त्म कर देती है। अच्छा, तो अगर मुझे दर्द है, लोअर बैक पेन है, तो मैं कैसे ये बताऊंगी, हाउ वुड आई डिफरेंशिएट इट फ्रॉम कि लम्बेगो है या वो है स्पैज़म है क्या? अच्छा देखिए, मसल मतलब स्पैज़म चुक है या हाँ, सीरियस मसला है, वो कैसे पता चलेगा? वो कैसे पता चलेगा? देखिए, मसल स्पैज़म जो है वो मेनली आपके लोअर बैक में ही रहता है और वो एक्सियल स्केलेटन में ही रहता है। एक्सियल स्केलेटन मींस फ्रॉम द नेप ऑफ योर नेक टू योर टेल बोन। तो वो ट्रैवल नहीं करता इधर उधर, वो एक्टिविटी रिलेटेड होता तो है मगर वो वॉक रिलेटेड नहीं होता है। और जो नर्व का प्रॉब्लम है उसमें आपको पाँव में दर्द आने लग जाता है, क्योंकि जो नर्व्स लो बैक में से निकलती हैं वो पाँव में जाती हैं, और जब आपको वो पेन ट्रैवल करने लग जाता है और पाँव में जाता है और पाँव की उंगलियां सुन होने लग जाएं, या आपके पाँव के मसल वीक होने लग जाएं, या आपको यूरिनरी सिम्टम्स होने लग जाएं, क्योंकि आपके यूरिन के कंट्रोल के भी जो नर्व्स होती हैं वो भी बैक से जाती हैं। अच्छा, तो उसका मतलब ये होता है कि हाँ, आपका डिस्क प्रोलैप्स अब सिग्निफिकेंट इनफ है टू प्रेस योर नर्व्स एंड दैट रिक्वायर्स सम एक्टिव इंटरवेंशन। सही। मैं अक्सर ख़वातीन से यूरिन इनकॉन्टिनेंस का या फिर वो के बार बार यूरिन की शिकायत है, और साथ में वो अक्सर अपने कमर के दर्द का भी कांस्टेंट शिकायत कर रही होती हैं। अच्छा, हमें क्योंकि पता नहीं होता ना, तो हम शायद सही शख्स के पास भी नहीं जाते, और हमारी एक आदत है, हम टॉफ़ियों की तरह जो है वो पेन किलर्स फाँकते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब अगर किसी के है इस तरह का दर्द, तो उसको अपनी लाइफस्टाइल क्या मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए? कि कहते हैं ना, एहतियात इलाज से बेहतर है, तो कैसे अपनी क्या चीज़ें चेंज करें अपने अंदर टू प्रिवेंट इट? अच्छा, असल में टू प्रिवेंट इट तो वो तो बिल्कुल ही सिंपल है जी, कि आप अपना वेट को आइडियल रखिए। आप सब शाहरुख खान नहीं रख सकते हैं, मगर आपको बिल्कुल शाहरुख खान से थोड़ा करीब तो पहुंच सकते हैं, थोड़ा करीब तो पहुंच सकते हैं, बिल्कुल। मैं किसी और का नाम नहीं लेना चाहता, बिल्कुल वैसे तो नहीं लगेंगे। अच्छा, और तो अपने वेट को आइडियल रखिए। ब्रिस्क एक्टिविटी, ब्रिस्क वॉक, जो कि एक बहुत हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी है और कहीं भी हो सकती है, आप वो करिए। अब डिपेंडिंग ऑन योर एज, बॉडी टाइप, आप 40 मिनट से शुरू करें एंड यू कैन बिल्ड इट अप टू 1 hour 30 minutes डिपेंडिंग आपके पास कितना टाइम है, आपका क्या है। और वो दैट कैन बी डन एट द कंफर्ट ऑफ योर हाउस एज वेल, कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं और अगर आप इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं कि आप वॉक के लिए बाहर नहीं आ सकते हैं, तो आप कम से कम अपने लिए एक ट्रेडमिल खरीद सकते हैं। तो आप वर्क कॉल करते हुए और ट्रेडमिल पे चलते रहें। तो एसेंशियली देयर इज नो शॉर्टकट टू इट और देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू हैव इट डन नाउ। और उसके अलावा ऑब्वियसली हेल्दी फूड, पोस्चर, जो आपने अपने आप को वैसे देखना है कि आप और थोड़ी सी बेंडिंग प्रिवेंशंस भी होती हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि जी आप डायरेक्ट नहीं बेंड हों, आप नी बेंड करें, और फिर वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें नाजरीन को कि अगर हमें झुक के कुछ उठाना है तो उसका क्या तरीक़ाकार है। देखिए, वो तो अगर लोग मल्टीनेशनल में या इधर उधर काम करते हैं तो उसके अंदर वो बता दिया जाता है, वो दिखा भी देते हैं, बल्कि उनकी जो है वो सेफ गार्डिंग के कोर्सेज होते हैं। लेकिन अब खवातीन है, वो बाल्टी पानी की भरी है और अब उन्हें दूसरी कहीं लेके जानी है। देखिए, तो अगर बाल्टी पानी की भरी है और आप यूं उठा रहे हैं तो दैट्स द वेरी बैड पोस्चर टू हैव। तो आपको अपने नी बेंड करने हैं, बाल्टी के लेवल पे आना है और अपने एल्बोज को स्लाइटली फ्लेक्स रखना है, यानी कि थोड़ा सा, और फिर उसको लिफ्ट करना है फोर आर्म्स से, और प्रेशर आपका नी पे आना चाहिए एज अपोज टू योर बैक, ना कि आपका बैक। ऑब्वियसली उसकी जो है पोस्चर, उसकी पोस्चर्स की पिक्चरल डेमोन्स्ट्रेशंस हैं जो आप अपने बहुत आराम से इंटरनेट से ले सकते हैं, और उसकी तस्वीरें अपने किचन में, वॉशरूम में जगह जगह लगा भी सकते हैं। बच्चों को अर्ली एज से सिखाएं ना, ताकि वो हर वक्त उनके कमर में चुकना आई रहे। नहीं तो ये जो आपने बात कही ना कि हमारी आदत है, हम बैठ के नहीं चीज़ें उठाना चाहते हैं, हम खड़े खड़े ये भी उठा लिया, वो भी उठा लिया, और फिर सीधे नहीं हो सक रहे। क्या ये मिथ है कि रियलिटी है कि लंबे लोगों को ज़्यादा कमर में दर्द होता है?
ऐसा कोई डेटा तो पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन बड़ी आम बात है, हम बहुत आम बात है क्योंकि ऑब्वियसली जो लॉन्ग फल्क्रम होता है या लॉन्ग लीवर आर्म होता है वो लाइकली उसमें ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जैसे अगर आप एथलीट्स भी देखें जो लॉन्ग टर्म चलते हैं वो बैलेंस्ड एथलीट्स होते हैं, जैसे हमारा विराट कोहली हैं या सचिन तेंदुलकर हैं जिनको लिटिल मास्टर भी कहा जाता है। अब तो इन लोगों को the taller you are, the more injury prone you are. Oh God. तो जब आपका स्ट्रक्चर बैलेंस होता है, आपके काइनेमैटिक्स सारे बैलेंस होते हैं, फिजिक्स भी उसमें होती है ना, तो यू लेस लाइकली टू गेट इंजर्ड। But if you are tall and if you are taking care of all these, अपने लिए थोड़ा एहतियात कर रहे हैं, तो बचत रह सकती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल रह सकती है, क्यों नहीं रह सकती है। देखिए ये हर चीज़ मल्टीफैक्टोरियल होती है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। तो इसमें ये तो एक 10% 20% एलिमेंट होता है, बाकी 80-90% तो और हेल्थ, आपकी जनरल फिजिकल हेल्थ, डाइट, एक्सरसाइज, आप कितने अपने बैक मसल्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और आप कितना स्ट्रेस ले रहे हैं किसी चीज़ का। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑल दैट एज वेल। तो हर इंजरी से पहले अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आप और आपको इंजरीज भी, चाहे वो बैक इंजरी हो, चाहे वो लिम इंजरी हो, चाहे वो किसी भी किस्म की इंजरी हो, आपको ऐसे ही टाइम पे होती है जब आप कोई चीज़ बहुत जल्दी कर रहे होते हैं, आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मसला होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा एक मोहरा टेढ़ा है या मोहरों का दर्द है। मैं अपनी अम्मी की मिसाल ले लूँ, शायद कुछ L5 या कौन सा उनका हल्का सा स्लाइटली टेढ़ा है, और काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा चुकी हैं। तो क्या ये सर्जिकल इंटरवेंशन के बगैर इसका इलाज मुमकिन नहीं है? देखिए वो तो एक मैकेनिकल प्रॉब्लम हो गई है ना। She fell when she always blames me कि वो ओवन से कुछ निकाल रही थी। I was probably 2 year old and I suddenly came behind her, तो she fell flat back, वो अपनी पीठ के ऊपर गिर गई। और वो जो दर्द है ना, वो आज तक कहती है मेरा वो दर्द, और अब मतलब कितने साल हो गए, 40 साल हो गए इस बात को, आज तक है उनको वो दर्द। तो पहले तो ये बताएं कि ये अगर उसी वक्त नहीं ट्रीट किया जाता तो ये दर्द कैन स्टे ऑल योर विद इवन आफ्टर टिल 40 इयर्स। देखिए अगर कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम हो गई, से फॉर एग्जांपल उनकी वो वर्टिब्रा कोलैप्स हो गई या टूट गई, जब वो टूट जाएगी तो उसके ऊपर जो सारा वर्टिब्रा आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, लेगो बना रहे हैं, जैसे लेगो बना रहे हैं, तो सबसे नीचे वाला अगर लेगो का पीस टूट गया या टेढ़ा हो गया तो उसके ऊपर के जो सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हल्के से टेढ़े या हल्के से वो हो जाएंगे। और जब तक आप उसकी डिफॉर्मिटी को करेक्ट नहीं करेंगे, उसकी अलाइनमेंट को मेंटेन नहीं करेंगे, आप बॉडी के काइनेमैटिक्स को ठीक ही नहीं कर सकते हैं। उससे ये होगा कि जो आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको आपकी स्पाइन से होके पेल्विक पे डिस्ट्रीब्यूट होके आपके हिप बोन से जाके आपकी नी बोन से और आपके एंकल से नीचे जाना है, वो किसी एक साइड से जा रहा होगा। जब वो किसी एक साइड से जा रहा होगा तो वो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ पेन होगा। तो टावर ऑफ पीसा बनने लग जाएंगे विद टाइम। और वैसे भी विद टाइम, जैसे आपकी वालिदा हैं, शुरू में तो जब उनको हुआ होगा तो वो एक मैकेनिकल प्रॉब्लम होगा, फिर होते होते ये हुआ कि ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन हो जाता है। दिस इज समथिंग दैट comes with everyone, है ना, ये मुझे भी होगा, आपको भी होगा, ये सबको होगा। ये एक एजिंग प्रोसेस है। ऑस्टियोपोरोसिस से क्या होता है, हड्डियाँ और कमज़ोर हो जाती हैं। तो अगर अलाइनमेंट उसकी मेंटेन नहीं है या वो बिल्कुल परफेक्टली अलाइन नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ड्यू टू सम ट्रॉमा, तो as the age goes on it becomes softer and वो further deteriorate होना शुरू हो जाएगा। पेन भी बढ़ेगा, प्रेस भी बढ़ेगा। इसका क्या इलाज होता है अगर आप यंगर एज में हैं और किसी ट्रॉमा की वजह से आपके अलाइनमेंट ख़राब हुई है, तो क्या सर्जिकल इंटरवेंशन के बगैर कोई इलाज मुमकिन है? देखिए असल में ये मिथ, इसको हमने बस्ट करना है अब कि सर्जिकल इंटरवेंशन इज़ वेरी सेफ। मैं 18 से 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 15 से 18 साल इंग्लैंड में प्रैक्टिस किए, 2-3 साल पाकिस्तान में प्रैक्टिस किया। हम बहुत डरते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी को नहीं छेड़वाओ। ये बहुत सेफ है, इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होने के चांसेस लेस देन 1% हैं। अब जो कि जिससे ज़्यादा चांस आप कराची में गाड़ी में बैठ के ट्रैवल करने में लेते हैं। हाँ, तो उसके अंदर तो कुछ भी नहीं होता, बट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि यू आर गोइंग टू एन एक्सपर्ट, टू द राइट पर्सन, क्योंकि जो कर रहे हैं ड्यू टू ऑब्वियसली लैक ऑफ लेजिस्लेशन, लैक ऑफ गवर्निंग बॉडीज 10,000 हैं और जिनको आता है वो शायद 1000 हैं। तो सब स्टोरीज जो होती हैं वो ज़्यादा हैं। अब दूसरी बात कि क्या सबको सर्जरी की ज़रूरत है? नहीं। रिकग्नाइजिंग द प्रॉब्लम ए, और उसके बाद वेदर it's life threatening or limb threatening B, or whether that requires surgical intervention, it depends on your life's choice। तो मैंने बहुत सारा, हमारे मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रीटमेंट हम करते हैं या सर्जिकल ट्रीटमेंट, वो वन साइज फिट ऑल नहीं होते हैं।
उसी तरह की बीमारी में शायद आप सर्जरी ना कराएं और उसी तरह की बीमारी में कोई और आता है और वो सर्जरी करा ले। जैसे कुछ लोग होते हैं वो फिक्स स्केड्यूल पे होते हैं। अब जब मैं लंदन में काम करता था तो लंदन बेस पे हमारे पास जो एलीट एथलीट्स आते थे या हॉलीवुड के या बॉलीवुड के स्टार्स आते थे तो वो फिक्स स्केड्यूल्स पे होते थे। तो वो ये नहीं सोच सकते कि जी 6 महीने में खुद से बेहतर हो जाएगा, ऐसा उनके लिए करना मुश्किल है, क्योंकि वो 6 महीने इज कमिंग आउट ऑफ देयर वेरी प्राइम टाइम कि उनका एक शॉर्ट ड्यूरेशन है जिसके अंदर उन्होंने एक एक्स नंबर ऑफ मूवीज करनी है, एक्स नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम खेलने हैं या एक्स नंबर ऑफ दे कांट अफोर्ड मिसिंग दैट कि वो अब इफ एंड बट्स पे नहीं चलते हैं। तो उनके लिए हाँ सर्जरी बनती है वेयर वी do a minor surgical procedure or intervention or something and then they have a fixed schedule to go back to their normal. सर्जरी बहुत ही सेफ प्रोसीजर और अगर आपके पास वक्त की कमी या ज़्यादती है तो उस पर भी मुनहसर होता है डॉक्टर का फैसला। डॉक्टर का काम तो होता है ट्रीट कर देना और पेन को मैनेज करना। अच्छा क्योंकि हम वैसे अब इसको समअप करते हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं डॉक्टर साहब। हमें ऐसा लगता है कि हम जो है ना जो भी अपनी ज़िंदगी जैसे भी गुजार लें हमारी बॉडी कभी भी प्रोटेस्ट नहीं करेगी और शायद हम जो 20 साल की उम्र में जवान थे और सारे मसल जिस तरह के थे वो 40 में 50 में भी होंगे। तो कोई टुवर्ड्स द एंड कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज अगर आप देना चाहें नाजरीन को जिसमें कोई ऐसी बात आप करना चाहें कि हम आपके पास आने से बच जाएं? हाँ देखिए वही बात है कि उसके अंदर डाइट, एक्सरसाइज एंड पोस्चरल ट्रेनिंग। अब आपने डाइट की बात की है तो आप कुछ सजेस्ट करेंगे कि व्हाट आर फ्यू थिंग्स जो कि हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए? देखिए मैं डाइटिशियन तो नहीं हूँ मगर वो वही बात है कि डॉक्टर तो हैं। डॉक्टर हूँ और आधी सेंचुरी ऑलमोस्ट गुजरने वाली है। तो अब राइट खाने से राइट खाना क्या है पूरी दुनिया को पता है, हाई प्रोटीन लो फैट डाइट। इसके लिए किसी को हाँ एक देखिए हम लोगों की जिस भी तरह से ट्रेनिंग होती है आपकी भी ऐसे ही हुई होगी कि आप पहले हेडलाइन बता देते हैं और उसके बाद जो नीचे होता है वो स्मॉल प्रिंट होता है। तो हाई प्रोटीन लो फैट लोगों को याद रहे, बाकी नीचे कुछ भी खाते रहें। अब हाई प्रोटीन में चना भी आता है, हाई प्रोटीन में चिकन भी आता है, हाई प्रोटीन में मीट आता है, हाई प्रोटीन में सीरियल्स आते हैं, सारे दालें आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रोटीन के लिए कोई बहुत ही यू नीड टू सेल योर किडनी, आपको वो प्रोटीन का वो करना पड़ेगा वो जो होता है। हाँ यू नीड टू सेल योर किडनी टू बाय अ प्रोटीन। यू कैन हैव एक्चुअली गुड क्वालिटी प्रोटीन आप अपने घर में भी उगा सकते हैं। तो रोटी और चावल का पोर्शन अपनी प्लेट में से कम कर लें जैसे सब करते हैं। एक प्लेट बना लेते हैं और उस प्लेट को आप 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहले 2 क्वार्टर में आप प्रोटीन डाल दें, 1 क्वार्टर में आप चावल रख लें और 1 क्वार्टर में आप ग्रीन्स रख लें। ग्रीन्स का मतलब है जिसको खाने से आपके मुंह में से आवाज आए कचर करके, तो वो ग्रीन्स होते हैं। तो ये एक आपकी प्लेट का पोर्शन है और इसी को देखते हुए आप 20 प्लेटें खा लें मगर पोर्शन वही रखिए। तो उससे ये होगा कि प्रोटीन मसल की डाइट है, प्रोटीन आपको हेल्दी रखती है, प्रोटीन आपको थोड़ा सा वो भी अलर्ट भी रखती है। अगर आप गुलाब जामुन पे गुलाब जामुन खाएंगे तो आपको नींद भी आएगी। एज भी जल्दी करेंगे ना, आपको मीठा जो है शक्कर एजिंग में के प्रोसेस को बढ़ा देता है और लोगों को शायद ये ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में कि अच्छा मैं नहीं खाऊंगा तो मैं आई विल स्टे यंगर फॉर लिटिल लॉन्गर टाइम। तो एक पोस्चर मेंटेन करें, डाइट मेंटेन करें और एक्सरसाइज ज़रूर करिए। हाँ अपने लिए ज़रा सा वक्त ज़रूर निकालें क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा हमारा मी टाइम भी क्या होता है, उल्टी पुल्टी चीज़ें खा लेना, पड़े रहना, नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रहे हैं, ये हमारा मी टाइम है। मी टाइम शुड बी दैट यू डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, योर बॉडी। थैंक यू सो मच। आपको कुछ ऐड करना है अभी? बस मैं एक और बात ये कह रहा था कि अब जो मी टाइम के अंदर एक जो चीज़ ऐड हो गई है ना, जो अब हम लोगों को डेलिब्रेट, हमारे जैसे लोगों को जो पीपल ऑफ जिनके पास ये माइक है, कैमरा है, इन लोगों को अब लोगों को ये भी बताना चाहिए कि आप अपने आप को थोड़ा सा मोबाइल एवर्स भी करें, ज़रा सा अपने आप को मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजी एवर्स करें और उससे दूर रहें। जैसे आप घड़ी देख के फ़ोन को देखें कि आप घड़ी देख के कितनी देर तक फ़ोन को नहीं उठा रहे हैं, यानी कि आप 15 मिनट से भी शुरू करेंगे ना तो आपको डिफिकल्टी होगी कि आप 15 मिनट में कितनी दफ़ा फ़ोन को रेजिस्ट कर रहे होंगे, रेजिस्ट कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है। तो और उससे भी सारे नेक के पोस्चर्स, बैक के पोस्चर्स, और आपकी अटेंशन इतनी डाइवर्ट होती है और इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है कि आप बाकी अपने लिए टाइम नहीं 10 मिनट का काम आप आधे 10 मिनट का काम आप आधे घंटे में करते हैं, क्योंकि आप हर 2 मिनट बाद अगर आप मोबाइल देख भी नहीं रहे हैं तो वो बज रहा है। पहले भी तो मोबाइल नहीं होता था, कोई आसमान नहीं गुजर रही थी, बिल्कुल, और अभी भी गुजर रही है। मैं तो नहीं देखता, रख देता हूँ उल्टा करके। चलें, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन। और वही बात है कि एहतियात इलाज से बेहतर है।
लेकिन ओल्डर एज में आप कह रहे हैं चीज़ें होती हैं, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, उससे जलने की जरूरत नहीं है। नोइंग द प्रॉब्लम, ओनिंग अप टू इट एंड मॉडिफाई योर लाइफ अकॉर्डिंगली। आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ ज़ियाउद्दीन नॉर्थ में, और ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन इनका स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक का डिपार्टमेंट चलाता हूँ, सही, ज़बरदस्त। और इनके MS प्रोग्राम्स चलाता हूँ। ज़बरदस्त।